मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हम पढ़ रहे थे। पहला मेथड हमने पढ़ा था फ्रॉम एल्कीन्स, और अब होपफुली आपको समझ में आ गया हो, फ्रॉम एल्कीन्स रिवाइज कर लिया हो। दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड था। हेलोजन एसिड मतलब HCl, HBr, HI ये आके जुड़ेगा, दैट इज हेलोजन एसिड का एडिशन होगा। तो यहाँ मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ थे, तो ये अगर हमने थोड़ा सा लेवल चेंज कर लेते हैं, ये बेंजीन की रिंग लगा ली है, CH डबल बॉन्ड CH3 दे दिया है, और अब हमने HCl कहा है ऐड करिए। तो बच्चों HCl अब अगर ऐड करने को कहा गया, ये एक स्टेप हायर है बस, कि मार्कोनिकॉफ कैसे लगाएंगे। तो इसका आंसर, क्योंकि अभी आपने मैकेनिज्म ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूं, इसका आंसर है ये, यहां आ जाएगा Cl, और इसका रीजन है कि एक्चुअली में यहां जो कार्बोकैटाइन बनना है, मैकेनिज्म के हिसाब से इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटाइन, और बच्चों ये वाला कार्बोकैटाइन मोस्ट स्टेबल होता है, या ये कहें ये कार्बोकैटाइन कहलाता है बेंजाइल, जो कई बार हमने कहा है ना BA321, तो ये है बेंजाइल कार्बोकैटाइन, और बेंजाइल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि ये कार्बोकैटाइन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, इसलिए ये कार्बोकैटाइन बनेगा और रिएक्शन आगे जाएगी। तो एल्कीन पे हेलोजन एसिड, पिछला ही रिवाइज कर रहे हैं बेटा, एल्कीन पे हेलोजन एसिड आके जुड़ा और आगे प्रोडक्ट बन गया एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। नाउ अगर मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है तो मार्कोनिकॉफ टेक्स प्लेस वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन मैकेनिज्म, तो जिसका कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है वो वाला प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए क्लोरीन इस कार्बन पे जाके अटैच होगी, ना कि इस पे। इस कार्बन पे इसलिए अटैच हुई क्योंकि इसका इंटरमीडिएट बेंजाइल है और ये वाला इंटरमीडिएट बेटा 2 डिग्री बनता, तो इसलिए हमने बेंजाइल इंटरमीडिएट बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। तो ये हो गया आपका एल्कीन से मार्कोनी और एंटी मार्कोनी। एक और तरीका था एल्कीन से ये प्रोडक्ट बनाने का कि ये एक एल्कीन है और इस एल्कीन की रिएक्शन मैंने किसी भी हेलोजन से कर दी, सपोज क्लोरीन से कर दी। तो अगर मैंने क्लोरीन इन CCl4 ले लिया या ब्रोमीन इन CCl4 ले लूं, ठीक है, मैंने क्लोरीन इन CCl4 लिया या बेटा ब्रोमीन इन CCl4 ले लेता हूं, Br2 इन CCl4, तो एक एक ब्रोमीन दोनों तरफ आके जुड़ जाएगी, एक ब्रोमीन यहां जुड़ेगी और एक ब्रोमीन यहां जुड़ेगी, एक एक ब्रोमीन दोनों तरफ जुड़ गई। और ये आपने शायद 11th स्टैंडर्ड में ठीक से याद भी किया है कि एल्कीन्स का टेस्ट किया है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस अनसैचुरेटेड का, क्योंकि ब्रोमीन इन CCl4 का कलर होता है रेड ब्राउन, और ब्रोमीन इन CCl4 ऐड करने पर दोनों तरफ एक एक ब्रोमीन जुड़ गई और रेड ब्राउन कलर उड़ गया, और लगातार 2 पोजीशन पे बनने वाला प्रोडक्ट हमारा कहलाता है विसिनल या शॉर्ट फॉर्म में विस डाई हैलाइड। तो ये विस डाई हैलाइड बनेंगे बेटा, लगातार दोनों पोजीशन पे एक एक ब्रोमीन आ गई और टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में मैं आपसे कहता ब्रोमीन ऐड करिए एट वेरी हाई टेम्परेचर एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ और, या फिर ब्रोमीन एट 600 की जगह आपसे मैं कह देता NBS ले लीजिए, जो मैंने पिछले टर्म पे शायद बताया भी था, नॉर्मल ब्रोमोसक्सेनामाइड। तो ये NBS या 600 डिग्री सेंटीग्रेड ये सब्स्टिट्यूशन कराते हैं एट एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक पोजीशन ठीक से याद रखना है, डबल बॉन्ड के अगला कार्बन एलाइल होता है, यहाँ पे ये है डबल बॉन्ड, इससे अगला कार्बन ये है, डबल से अगला एलाइल पोजीशन है, वहां का H हटेगा और Cl Br आया है तो Br लग जाएगा और ये प्रोडक्ट बनाना है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, एल्कीन की अगर ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहे हैं और टेम्परेचर नहीं गिवन है, दैट मींस रूम टेम्परेचर की रिएक्शन है, ऑर्डिनरी रिएक्शन है, ऐड कर दीजिए, एक एक ब्रोमीन दोनों जगह जाके जुड़ जाती है। और अगर हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, और ये सब्स्टिट्यूशन भी एट एलाइलिक पोजीशन सबसे ज्यादा होता है, प्लस HBr यहाँ अलग दिखाना पड़ेगा, एक H और एक Br निकल रहा है, वहां नहीं निकल। तो आपको ये 2 मेथड हो गए एल्कीन के अंदर,
एल्कीन के अंदर अगर आपको जेम बनाना, सॉरी विस डाइहैलाइड बनाना है या एनबीएस से करना है। ठीक है, ध्यान से रखिएगा यार, क्योंकि आज अभी मैं इसके क्वेश्चंस भी अभी आपको दूंगा करने के लिए, तो आप तभी कर पाएंगे जब आप यहाँ फोकस कर रहे हैं। ओके, पहला मेथड हुआ सर एनबीएस मतलब? बेटा एनबीएस मैंने लास्ट टर्न पे बहुत डिटेल में बताया था, नॉर्मल ब्रोमो सक्सेनामाइड, सक्सेनिक एसिड का अमाइड होता है सक्सेनामाइड, और इसका मेन रोल ये होता है कि ये ब्रोमीन देता है, उसकी जगह यहाँ का H इलिमिनेट करता है। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से कराता है रिएक्शन, तो ये ब्रोमीन किसी और को देगा, उसका H इलिमिनेट करा के ले लेगा। H और ब्रोमीन का इंटरचेंज कराता है एनबीएस। यू हैव टू रिमेंबर एनबीएस। और कोई डाउट? नेक्स्ट बच्चों, ठीक है, अगला पहला हो गया हमारा फ्रॉम एल्कीन, दूसरा है बेटा फ्रॉम एल्केन। फ्रॉम एल्केन बच्चों, एल्केन से कैसे बनाएंगे? बाई हेलोजिनेशन। एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका था बाई हेलोजिनेशन, और ऑब्वियसली ये भी हमने थोड़ा डिटेल में ही पढ़ी है रिएक्शन कि ये है एल्केन, इसकी हेलोजन से कर दें सनलाइट या हाई टेम्परेचर में तो ये RX और HX बनेगा। तो एल्केन की रिएक्शन हेलोजन से करने पर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन इन जनरल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन की अगर बात करेंगे तो फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव, लेकिन आयोडीन सबसे ज्यादा सेलेक्टिव, और डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव होता है, तो कभी हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करते। तो ये सेकंड मेथड था हमारा फ्रॉम एल्केन। एल्केन की हेलोजन से रिएक्शन कर देंगे और तब एल्काइल हैलाइड बनेगा। अगर बच्चों हेलोजन एक्सेस में होगी तो जितने भी H हैं वो हटते जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट में मैक्सिमम हेलोजन्स लगेंगे, और अगर एल्केन एक्सेस में है तो पहला प्रोडक्ट ही मेन है। कहने का मतलब ये है कि मीथेन की क्लोरीन से रिएक्शन कही गई है हाई टेम्परेचर पे। अगर बेटा मीथेन को लिख दिया है हमने एक्सेस, अगर मीथेन को एक्सेस लिखा है तो ये आंसर ज्यादा अच्छा होगा, और अगर हमने लिखा है क्लोरीन को एक्सेस तो ये आंसर ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर कि मीथेन अगर एक्सेस में है CH3Cl बनेगा, क्लोरीन अगर एक्सेस में है तो CCl4 बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड मेथड हमने पढ़ा था हेलोजन एक्सचेंज। ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज, और हेलोजन एक्सचेंज मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि एक एल्काइल हैलाइड है, उसी से दूसरा एल्काइल हैलाइड बनाना है, और इसमें भी दो नेम रिएक्शन थी, एक का नाम था फेनकेल्स्टीन रिएक्शन और एक का नाम था स्वार्ट्ज रिएक्शन। आपको बताया था FI याद रखिएगा, फादर मदर वाला आई। तो फेनकेल्स्टीन रिएक्शन में आयोडाइड बनाते हैं और स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोराइड या एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। अगर हम फेनकेल्स्टीन रिएक्शन कह रहे हैं तो जो भी एल्काइल हैलाइड लिया है, क्लोराइड या ब्रोमाइड, उसकी रिएक्शन करते हैं सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, और एसीटोन में ये जो NaCl बनेगा ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, या NaBr बनेगा वो प्रेसिपिटेट होगा, और यहाँ पे आयोडाइड आएगा। तो एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए जो तरीका है उसका नाम था फेनकेल्स्टीन रिएक्शन। फेनकेल्स्टीन रिएक्शन है एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए, जबकि दूसरी रिएक्शन का नाम था बच्चों स्वार्ट रिएक्शन। तो स्वार्ट रिएक्शन या स्वार्ट रिएक्शन में क्या है, आपने एल्काइल क्लोराइड ले लिया या ब्रोमाइड आयोडाइड ले लिया, और सिल्वर, बेटा सिल्वर की जगह कोबाल्ट आ सकता है, एंटीमनी आ सकता है, तो मैं आज एंटीमनी से लिख दे रहा हूं, पिछली बार मैंने सिल्वर से लिखी थी, तो ये रिएक्शन करेंगे और यहां बन जाएगा बेटा CH3CH2S। ऑब्वियसली 3 फ्लोरीन है तो 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और 3 Cl जो हटेंगे वो 3 Cl अब यहां आ जाएंगे SbCl3। मतलब जो पहले दैट इज, ये मैं लिख दे रहा हूं, दिस वन इज SbCl3। बोलो क्लियर है? तो ये रिएक्शन हो गई हेलोजन एक्सचेंज, ये हुआ हमारा तीसरा मेथड। ऑब्वियसली चौथा मेथड
चौथा मेथड हमने पढ़ा था, सर स्वाट पहले पूछ रिएक्शन लो। फिर से रिपीट कर दीजिए। स्वाट रिएक्शन सर बच्चे स्वाट हेलोजन रिएक्शन। एक्सचेंज, हाँ वही बोल रहा हूँ, स्वाट ही बोल रहा हूँ। स्वाट को हम कई बार मजाक में स्वाट स्मार्ट रिएक्शन कह देते हैं, स्मार्ट। और उस स्वाट रिएक्शन में क्या है कि ये हमारा हेलोजन एक्सचेंज का ही एक तरीका है। एक्चुअली स्वाट से पहले जो मेथड पढ़ा था जिसका नाम था फ्रॉम एल्केन बाय हेलोजिनेशन, उसमें हम बोलते हैं फ्लोरिनेशन एक एक्सप्लोसिव है, और फ्लोरिनेशन एक्सप्लोसिव है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट बनेगा नहीं, केमिकल हमें मिलेगा नहीं उससे। और आयोडीनेशन रिवर्सिबल है, आयोडीनेशन कराना मुश्किल है या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही हो सकता है। तो फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन कराने के लिए एक हमने मेथड ले लिया है जिसका नाम है फेनिकलस्टीन और दूसरे का स्वाट। फेनिकलस्टीन आयोडीन बनाने के लिए है और स्वाट फ्लोरीन बनाने या एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए है। तो हम करते क्या है, हेलोजन एक्सचेंज, यानी पहले एक एल्काइल हैलाइड बना लिया, ब्रोमाइड या क्लोराइड, और उसकी रिएक्शन एंटीमनी या सिल्वर या कोबाल्ट के फ्लोराइड, ऐसे मेटल फ्लोराइड लेंगे जो आसानी से फ्लोरीन छोड़ देते हैं। कुछ मेटल फ्लोराइड है, सिल्वर का है, एंटीमनी है, कोबाल्ट है, और एक आध है, एनसीईआरटी में 4 ही दे रखे थे। तो इन मेटल फ्लोराइड से कराने पे हेलोजन एक्सचेंज हो जाती है, ये मेटल क्लोरीन के साथ चले जाते हैं और फ्लोराइड बन जाते हैं। तो यहाँ एल्काइल फ्लोराइड बन रहा है और कोई बम भी नहीं फट रहा है, जनरल मजाक की लैंग्वेज में, कि बिना एक्सप्लोजन के काम हो गया। ये तो हमारी स्मार्टनेस है, इसीलिए रिएक्शन का नाम स्मार्ट, एम को उल्टा रख दिया, ये भी हमारी स्मार्टनेस थी, इसलिए नाम हो गया स्वाट रिएक्शन। चौथी रिएक्शन हमने आपको पढ़ाई थी बोरोडीन, ठीक है, बोरोलीन नहीं है ये, बोरोडीन हंस डाइकर्स रिएक्शन है, ठीक है, बोरोडीन, ठीक है, बोरोडीन हंस डाइकर्स रिएक्शन। तो बोरोडीन हंस डाइकर्स रिएक्शन क्या था, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लेते थे हम, और सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड की रिएक्शन बेटा हम करते थे ब्रोमीन से। ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है वैसे तो, ब्रोमीन इन CCl4 में, और एक कार्बन कम होके एल्काइल ब्रोमाइड बनता है, CO2 अलग हो जाती है, AgBr बनता था। तो ये भी हमने लास्ट टाइम तो पढ़ लिया है कि ये एक फ्री रेडिकल है और एक कार्बन कम होगा, और ऑब्वियस सी बात है फ्री रेडिकल ब्रोमीन के ज्यादा इजीली बन जाते हैं क्लोरीन के मुकाबले। तो क्लोरीन में ईल्ड पुअर है, ब्रोमीन में ईल्ड अच्छी है, ओके। और अगर आयोडीन लेंगे तो आयोडीन के फ्री रेडिकल बनते नहीं है, अनस्टेबल है, I2 बन जाता है। तो आयोडीन में नाम भी चेंज, प्रोडक्ट भी चेंज। अगर इसी रिएक्शन में आपने आयोडीन ली है, अगर इसी रिएक्शन में बेटा आपने आयोडीन ली है, तो प्रोडक्ट आपको दिखाना पड़ता है एस्टर, और बाकी प्रोडक्ट वैसे के वैसे ही हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल इसके रिएक्ट करेंगे और ट्वाइस AgI अलग हो जाएगा। तो आयोडीन में एस्टर बनाएंगे। अब पूछिए बेटा नैमिष क्या पूछ रहे हैं। सर भाई ये आयोडीन वाला रिएक्शन ही पूछ रहा था, वो आपने बता दिया अभी। चलिए ठीक है, तो ये हम चौथी रिएक्शन पढ़ चुके थे। नाउ द फिफ्थ। हाँ जी बोलो। सर ये रिपीट कर दीजिए, वो कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा बेटा, वैसे ये लास्ट टर्न का है, मैं तो पिछला रिवाइज करा रहा हूँ, मैंने अभी तक नया शुरू नहीं किया है, और लास्ट टर्न के थोड़ा सा एक बार देखा जरूर करो। चलिए फिर से देखिए, ये वाली रिएक्शन है बोरोडीन हंस डाइकर्स रिएक्शन। बोरोडीन हंस डाइकर्स रिएक्शन में करते क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड की रिएक्शन हेलोजन से करते हैं। अब ये ब्रोमीन भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकती है। एफ इसलिए नहीं लेते क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्री रेडिकल बनना बहुत मुश्किल है, तो एफ की रिएक्शन नहीं होती है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन मुश्किल से होता है। और आयोडीन के फ्री रेडिकल अनस्टेबल हैं, बनते सबसे जल्दी है लेकिन I2 में चले जाते हैं तो उसकी भी मुश्किल से है। तो अगर हम ब्रोमीन लेते हैं तो यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने के बाद एक CO2 निकल जाता है, एक ब्रोमीन इस पे आके जुड़ जाता है, एक ब्रोमीन जुड़ने से ये बनता है बेटा RBr। और क्योंकि आयोडीन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मुश्किल से होता है तो प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता है, फ्री रेडिकल आयोडीन का अटैक ही नहीं कर पाता क्योंकि अवेलेबल नहीं है, तो उस समय दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है एस्टर। और इस रिएक्शन का बेटा नाम पिछली बार बताया था, ब्रिम बॉन सिमोनिनी रिएक्शन। तो इसे सिमोनिनी रिएक्शन
सिमोनीनी रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, BBS या समवॉट ब्रिम ब्रिम बॉर्न सिमोनीनी रिएक्शन कहते हैं। अब क्लियर है? यस सर। गुड। और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेफिक्र जल्दी से पूछो, क्योंकि आज फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना इसके बाद। ठीक है सर ये Very वाली good. लास्ट बहुत रिएक्शन फिर से दिखा दीजिए, आयोडीन की। बेटा आयोडीन में फ्री रेडिकल नहीं बनते हैं, तो ये जो RCOAg आपने लिया है, अगर इसके पहले स्टेप को देखें तो ये इसमें टूटना है, और इसमें टूटने के बाद क्योंकि आयोडीन का फ्री रेडिकल है ही नहीं, तो यहां से CO2 जब निकलेगी न्यूट्रल, इसका फ्री रेडिकल, अगर आयोडीन का फ्री रेडिकल अवेलेबल होता तो ये जुड़ जाते दोनों, RI बन जाता। लेकिन क्योंकि इसका फ्री रेडिकल तो बनेगा, ये इससे ये तो बनेगा, लेकिन आयोडीन फ्री रेडिकल नहीं है। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि आयोडीन फ्री रेडिकल नहीं है तो ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल जुड़ गए, और जब ये दो फ्री रेडिकल जुड़े हैं तो ये प्रोडक्ट बन गया, और इस प्रोडक्ट को कहते हैं हम एस्टर। ये तो हुआ मैकेनिज्म के हिसाब से। जनरल रेक्टिफिकेशन के हिसाब से आप ऐसे दिखा सकते हैं कि ये आयोडीन से रिएक्शन हुई, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट किए, मतलब बैलेंसिंग के साथ, ये AgI अलग हो गया और CO2 अलग हो गया, तो वहां से RCOO और यहां से R, तो बेटा ये एस्टर बनते हैं। तो आयोडीन क्योंकि फ्री रेडिकल में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आयोडीन का प्रोडक्ट ऐसे नहीं बना पाएंगे और इसीलिए एस्टर बनेंगे। अब थोड़ा बहुत और समझ में आया होगा होपफुली। नहीं आया बेटा? ओके बेटा, ठीक है। तो अगला मेथड है फिफ्थ। पांचवा मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। पांचवा मेथड है बेटा फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं हेलो एल्केन्स। अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के बेसिकली 2-3 तरीके हैं, ठीक है। अब ये क्यों कहा मैंने 2 और 3, वो अभी आप देख लेंगे बेटा। इसमें पहला पॉइंट ये है, हम चाहते हैं अल्कोहल का OH हट जाए और हेलोजन यहां कोई आ जाए। तो एक इसका OH हटा के हेलोजन देने का तरीका जो सिंपलेस्ट है वो है बाय रिएक्टिंग विद हेलोजन एसिड। तो अल्कोहल का पहला तरीका हो गया बाय रिएक्टिंग विद हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड से रिएक्ट कराएं बेटा इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कोई ऐसा एजेंट हो जो पानी सोख ले, इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हम अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे HCl, HBr या HI से। बेटा ये हमारा अल्कोहल है ROH, इसकी रिएक्शन HCl से कराई, और HCl से रिएक्शन कराने पे ZnCl2 इज द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे, और ये अलग हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है RCl और वाटर। तो जब हम लेते हैं अल्कोहल के साथ HCl तो हम ZnCl2 को प्रेफर करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और प्रोडक्ट हमारा बन जाता है RCl। इस रिएक्शन में जब H आके अटैक करके वाटर निकालता है तो ये इंटरमीडिएट बनता है। बेटा इस इंटरमीडिएट का नाम है कार्बोकैटाइन। इस रिएक्शन में कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनता है, और कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है। और जिन जिन बच्चों को ये कार्बोकैटाइन वर्ड, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इन बेसिक वर्ड्स में दिक्कत है, वो आप बेफिक्र हो जाओ। इस संडे को मतलब अभी जो एक्स्ट्रा क्लास में लगाऊंगा वो कंपटीशन का थोड़ा लो लेवल करके पहले ये चीजें सबको बता दूंगा, सारे बच्चों को, सारे बच्चे आइएगा उसमें, जिससे कि ऑर्गेनिक के ये वर्ड इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, इनको कंक्रीट करके मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाए हैं स्पेशल आप लोगों के लिए है वो, कि मेरे क्लास में जिन जिन बच्चों को जब मैं बार बार बोलता हूँ ना ये कार्बोकैटाइन है, 3 डिग्री है, तो शायद प्रॉब्लम करता हो, तो वो शॉर्ट नोट्स आपको दूंगा मैं, ठीक है, वो पढ़ाऊंगा स्पेशली। तो आपकी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी जो मैंने अभी बोलने जा रहा हूँ आगे,
कि यहाँ इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटाइन। टाइम भी बता दूंगा, प्रभा बसु रुक जाओ। ये कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनेगा और इस कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी है 3 to 1, इसलिए क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है ना, उसका प्रोडक्ट जल्दी बन जाता है, उसका प्रोडक्ट कह लो या उसका रिएक्टेंट जल्दी रिएक्ट करता है। इसलिए यहां रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, बेटा अल्कोहल का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 to 1 है। एक बार इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस से समझिए, तब आपका दिमाग ज्यादा तेज चलेगा। क्या कहना चाहते हैं, हमने एक बीकर में अल्कोहल ले लिया, आपको ये नहीं बताया टर्शियरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, और आपको HCl और ZnCl2 दे दिए रिएक्ट करने के लिए। जैसे आपने HCl ZnCl2 रिएक्ट कराए, वैसे तो पूरा टेस्ट है, इसके बाद AgNO3 भी ऐड करते हैं, लेकिन आप बेसिक समझो, HCl और ZnCl2 जैसे ही हमने ऐड किए, अगर इमीडिएटली रिएक्शन दिखी, इमीडिएटली तुरंत, तो इसका मतलब ये अल्कोहल टर्शियरी है। टर्बिडिटी आने लगेगी, RCl जो बनता है वो घुलता नहीं है, तो वो थोड़ा थोड़ा टर्बिड सा बनने लगेगा सोल्यूशन। तो अगर टर्बिडिटी तुरंत दिख गई तो अल्कोहल टर्शियरी है। आपने रिएक्शन मिक्सचर मिलाया और आप रुक गए, 5-10 मिनट बाद टर्बिडिटी आ रही है, तो ये अल्कोहल सेकेंडरी है। और अगर आपने रिएक्शन मिक्सचर बनाया और टर्बिडिटी आई ही नहीं, फिर आपने हीट करके देखा और हीट करते ही टर्बिडिटी आ गई, तो ये अल्कोहल प्राइमरी है। और इस टेस्ट को हम दोबारा अल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमें पहचानना है अल्कोहल कौन सा टर्शियरी है, सेकेंडरी, प्राइमरी। वहां इस टेस्ट का नाम लिखेंगे हम ल्यूकास टेस्ट। मतलब क्या, वहां लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, है तो वही टेस्ट, मतलब वहां एक बार रिपीट हो जाएगा। आप खाली ध्यान रखेंगे, एक टेस्ट है जिसका नाम है ल्यूकस या ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्या कह रहा है कि alcohols are reacted with halogen acid HCl in presence of ZnCl2, then turbidity appears. If turbidity appears immediately, then the alcohol is 3 degree. If turbidity appears after 5 minutes, then alcohol is 2 degree. And if turbidity appears only on heating, then alcohol is 1 degree. I hope so clear है ये वाला, ठीक है। तो अल्कोहल की HCl से की ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो ये बन गया, डन, वेरी गुड। अब अगर बेटा हमने अल्कोहल की रिएक्शन HCl की जगह HBr ले लेते, तो अल्कोहल हाँ बेटा बोलो, पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, पूछो बेटा। ZnCl2 क्या करता है? बेटा ZnCl2 ना बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो मॉइस्चर हटा लेता है, रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी बच जाती है। ये सबसे सिंपल वे है एक्सप्लेन करने का। और कंपटीशन लेवल पे अगर हम जाएंगे तो बेसिकली जब आप कंपटीशन में जाओगे तो मैं इस रिएक्शन को और डिटेल में बता सकता हूं वहां पे, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। एक्चुअली Zn के पास ना वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं और वो इस लोन पेयर से जुड़ सकते हैं, और अगर ये वेकेंट ऑर्बिटल इस लोन पेयर से जुड़ सकते हैं तो बेसिकली Zn यहाँ मदद कर रहा है इस OH को अल्कोहल से तोड़वाने में। भाई अल्कोहल एक स्टेबल है, उसे अनस्टेबल करेंगे तभी तो रिएक्शन चलेगी, तो यहाँ OH निकलवाने में मदद करता है ZnCl2। सही रीजन ये है, सही रीजन मतलब मोर एप्रोप्रिएट। बाकी दूसरा रीजन भी है, ZnCl2 इज आल्सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी एब्जॉर्ब करता है, रिवर्सिबिलिटी रोकता, वो भी बात सही है। लेकिन जो हम ग्लोब्स रिएजेंट करके इसे बुक्स में पढ़ते हैं खाली कंपटीशन में, ग्लोब्स और समथिंग स्पेलिंग है GLOOVES, तो वो कंपटीशन वाले बैच में आप देख लोगे, तब मैं आपको वहां एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी आप खाली ये ध्यान रखें, ZnCl2 इज बेसिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब बेटा अंश आप पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर टर्बिडिटी किससे कहते हैं? अरे यार धुंधलापन कह लो या टर्बिडनेस नहीं कहते, धुंधला होना। जैसे पानी में आपने साबुन घोला और पानी में साबुन घोला और चीनी घोली, दोनों में अंतर सोचो। जब चीनी घोलोगे तो पानी एकदम साफ ही दिखेगा, साफ चीनी हो तो, और जब साबुन घुलेगा तो उसमें बीच में डस्ट मतलब पार्टिकल्स का मूवमेंट दिखेगा, दैट इज टर्बिड हो गया। नेमेश आप पूछो बेटा। सर ल्यूकास टेस्ट केवल HCl के लिए होता है? ल्यूकास टेस्ट HCl का टेस्ट नहीं है, ल्यूकास रिएजेंट का नाम है ZnCl2 एंड HCl, बट ल्यूकास टेस्ट होता है अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए। ये HCl को टेस्ट करने के लिए नहीं है कि HCl HBr HI रखा किसका टेस्ट है, ना ना ना, ये अल्कोहल की डिग्री टेस्ट करने का टेस्ट है, HCl का नहीं। हाँ आप ये पूछ सकते हैं क्या खाली HCl
ऐड करें तभी होगा अल्कोहल, क्या जी HBr सर। करें तब नहीं होगा? बिल्कुल जी होगा, सर। HBr करेंगे तब भी होगा। लेकिन वो ये ना, जो टाइमिंग इन्होंने निकाल के दी है ल्यूकास साहब ने, वो HCl के लिए निकाल के दी है। हो सकता है HBr के लिए टाइमिंग कुछ और आए, मतलब इमीडिएटली और 5 मिनट्स की जगह हो सकता है HBr में 1 मिनट में ही सेकेंडरी दे रहा हो। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? एक्चुअली ना sir. HCl से ज्यादा रिएक्टिव HBr है और HBr से भी ज्यादा रिएक्टिव HI है। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल था वो HCl से 5 से 10 मिनट में रिएक्ट कर रहा था, तो हो सकता है वही सेकेंडरी अल्कोहल HBr से 1 से 2 मिनट में कर ले। तो टाइमिंग अलग अलग आ सकती है। इज इट क्लियर? बाकी Yes, रिलेटिव बिल्कुल रहेगा। रिलेटिव रहेगा मतलब प्राइमरी देर में ही रिएक्ट करेगा, टर्शरी जल्दी रिएक्ट करेगा। गुड। और Yes. कोई डाउट? किसी और का डाउट? नहीं है। अब हम बात कर रहे थे HBr। बच्चों, जब HBr से रिएक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली RBr बनता है, तो ऑब्वियसली यहां RBr बनता है और वाटर बनता है। ये सभी को मालूम है H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो वाटर या मॉइस्चर को हटा देता है। रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी चेक होती है। और अगर हमारे पास HBr नहीं है तो H2SO4 एंड लेट सपोज NaCl है हमारे पास, या और कोई चीज है, ठीक है, या NaBr है, तो ये दोनों भी आपस में रिएक्ट करेंगे और HBr बना देंगे। HBr एंड NaHSO4 बन जाएगा और अब भी रिएक्शन हो जाएगी। मतलब हमारे कोर्स में एक रिएक्शन ऐसे दे रखी है कि C2H5OH है और उसकी रिएक्शन NaBr एंड H2SO4 से कर रहे हैं। बताओ भाई क्या बनेगा? तो वही क्वेश्चन है, यही वाला है। तो ये C2H5Br ही आएगा और बाद में जो भी बचा वो अलग कर देंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों की रिएक्शन है बेसिकली। तो ये NaHSO4 बन जाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा। मतलब पहले ये दोनों रिएक्ट करेंगे इस तरीके से, ये दोनों चीजें बन गई और ये HBr ऊपर वाली रिएक्शन कर देगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। सरल भाषा, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, ये बन जाएगी। फिलहाल H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसलिए H2SO4 को लिया जा सकता है यहां। अब सर ये वाला समझ में नहीं आया। फिर से देख लो बेटा, ये हमने कहा H2SO4 लिया और H2SO4 जो है डिहाइड्रेट करने का काम कर रहा था, H2SO4 ने डिहाइड्रेट करके प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन अगर हमारे पास HBr नहीं है तो क्या करें? HBr नहीं है तो NaBr ले लें और NaBr और H2SO4 को पहले रिएक्ट करा दें। NaBr और H2SO4 आपस में रिएक्ट करने के बाद HBr और NaHSO4 बना देते हैं और वो जो HBr होता है, जो अब बना है HBr, वो अल्कोहल पे अटैक करके सिंपली प्रोडक्ट बना देगा। कहने का मतलब ये है कि एक हमारे कोर्स में ये क्वेश्चन दे रखा है कि इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करिए NaBr और H2SO4 से, तो आपको ये समझना है पहले ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ये बन जाएगा और फिर ये HBr अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी ये वाली जो नीचे रिएक्शन लिखी है, बेसिकली इसके दो स्टेप ये लिखे हैं, पहला ये, दूसरा ये। अब आ रहा है समझ में? यस सर। बोलो। गुड बेटा। अब तीसरा है HI से रिएक्शन। HI बड़ा कमाल का है, उसके लिए ये आगे भी याद रखना, कि अल्कोहल आया और HI आया तो यहां पे कोई खास रिएजेंट की जरूरत नहीं है। एक्चुअली HI इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। HI अपने आप टूट जाता है H पॉजिटिव I नेगेटिव में, जबकि तुम्हारे दिमाग में तो HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl को भी तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हो, स्टमक में होता है, pH 2-3 करता है, HCl भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन HI उसका भी पापा है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो HI को तोड़वाने के लिए किसी और रिएजेंट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, खाली हीट करो और प्रोडक्ट बनेगा। तो आगे भी ऑर्गेनिक में, स्पेशली अल्कोहल चैप्टर में हम करेंगे और तब हम आपसे कहेंगे वहां भी HI से रिएक्शन करो। तो आप ध्यान रखना, HI का मतलब है H तो हटना ही हटना है उसका, या ये कहें ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो
बिना एजेंट के, बिना डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रिएक्शन चल जाएगी। और अगर हमने यहाँ HI की जगह KI ले लिया और साथ में H3PO4, H3PO3, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड मतलब, तो ये रिएक्शन और फास्ट हो जाती है। तो KI की प्रेजेंस में ये रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअली KI और H3PO4 रिएक्ट करेंगे, RI यहां गया, यहां से H2O बना और KH2PO4 बचा। फिलहाल आपको इसके प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में जैसा दे रखा है उस हिसाब से अगर चलें तो KI एंड H3PO4 से रिएक्शन और जल्दी होने लगती है। फिलहाल स्टार्टिंग से बोलते हैं। HI अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। HI इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। बेटा एसिडिक कैरेक्टर में HClO4 सबका पापा है, यानी ये पापा क्या दादा है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HClO4। इसके बाद हमारा सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड आते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक नाइट्रिक है और इसके बाद HI है। तो इनिशियल 3-4 स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में HI है, फिर कहीं HBr है, HCl है, इसके पीछे है। तो जितने भी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड माने हैं उसमें HCl वीक है, मतलब HCl वैसे स्ट्रॉन्ग है लेकिन हमने जितने स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड माने हैं उन स्ट्रॉन्गेस्ट में भी अगर आपस में कंपेयर करें तो उन स्ट्रॉन्गेस्ट में HI स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है और HCl उसके पीछे आता है, उनमें ये वीक है आपस में। इज इट क्लियर? मतलब जैसे हम उसी तरीके से कहें कि लेट सपोज किसी भी एक रिच पर्सनालिटी का नाम ले लिया, ठीक है, फिर हमने कहा यार ये बहुत गरीब है। सपोज रिच का मतलब इंडिया में अगर कभी भी आता है तो 4-5 ही नाम आते हैं। ठीक है, लेट सपोज किसी ने कहा मुकेश अंबानी, अब अंबानी साहब को कह दिए बड़े गरीब हैं, यार गरीब है तो उस समय हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, ये बात हुई कि हमने इंडिया ने वर्ल्ड के टॉप 20 अमीर देखे, उस 20 अमीरों में वो सपोज पीछे आ रहे, सपोज। अब एक आध तो जीके वाला बैठा होता है बेवकूफ टाइप का प्राणी, सर मैं बताऊं आपको क्या बताएगा, सर वो वर्ल्ड के चौथा नंबर का है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया नहीं वर्ल्ड में चौथे। अबे मैं उसकी हिस्ट्री थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैं तुझे को लिंक करके समझा रहा हूं। को लिंक क्या होता है कि मैंने यहाँ कहा HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में वीक एसिड है। तो अब इसमें कंफ्यूजन ना हो, आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि हमने जितने और स्ट्रॉन्ग एसिड माने हैं उनसे वो थोड़ा सा वीक है। चलो अच्छा ठीक है, जोक सपाट लौट के वापस आ जाओ। हाँ बेटा स्टार्टिंग कर रहे थे हम कि ओके बिल्कुल, तो हमारा अल्कोहल से पहली जो रिएक्शन हुई वो हेलोजन एसिड से हुई और मैंने कहा था 2 या 3 तरीके हैं, तो हेलोजन एसिड के अंदर ही 3 हो गए। अब दूसरा मेथड देखिए, ये आप लोगों को ज्यादा समझ में आता है। ये अल्कोहल है, इसकी PCl3 से कर दीजिए, PCl5 से कर दीजिए या SOCl2 से करिए। ये 3 और हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे, तीनों एक साथ मत लिखिएगा। अल्कोहल की पहले जैसे मैंने लिखा PCl3 से करें तो क्या होता है, तो बेटा अल्कोहल की जब हम PCl3 से रिएक्शन करते हैं तो ये बेटा ऐसे समझने की कोशिश करिएगा, ये OH हटा, तीनों बारी 3 OH आ गए और P से 3 Cl हट गए, तीनों बारी Cl हट गए, तीनों Cl हट गए और वहां 3 ROH के OH टूटे हैं। तो यहां 3 OH टूटे, वहां 3 Cl आ गए, यानी 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल लिए, 3 OH हटे और 3 Cl जुड़ गए और P के तीनों Cl हट गए। बेटा P के तीनों Cl हट गए तो वहां क्या जुड़ा, कॉमन सेंस 3 OH जुड़े और 3 OH जुड़े तो इसे लिख दिया है H3PO3। जरा सोच के देखिएगा, ये मैंने कहा है, ये भी हटा ये भी हटा और इसे यहां पे भी एक OH जुड़ा, यहां पे भी एक OH जुड़ा, यहां पे भी एक OH जुड़ा, ये कहना चाह रहे हैं। तो H3PO3 दिखा दिया और 3 OH हटे थे, मतलब 3 अलग अलग अल्कोहल मॉलिक्यूल आए, हर मॉलिक्यूल पे एक एक जुड़ गया। तो अल्कोहल की जब PCl3 से करते हैं तो RCl बनता है और RCl के साथ बनता है RCl के साथ बनता है H3PO3, RCl एंड H3PO3। किसी को डाउट? सर ये कैसे ब्रेक हुए, PCl5 ऐसा, फिर से बोलो बेटा, जोर से बोलो। सर ये कैसे ब्रेक हुए ROH PCl3?
बेटा ये एक तरीके से ना जैसे डबल डिकम्पोजिशन पार्टनर एक्सचेंज कहते हैं, हमने वो मैकेनिज्म किया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिंपल पार्टनर एक्सचेंज होते हैं वो किया है, पूरा मैकेनिज्म नहीं किया है। कार्बोकेटाइन पार्टनर एक्सचेंज कि Cl और OH ज्यादा न्यूक्लियोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल वर्ड ज्यादा क्लियर नहीं बोल नहीं रहे, तो Cl और OH ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज की है। अब R तो एक ही है और उसके बाद एक ही Cl जुड़ सकता है और यहां से Cl 3 निकलेंगे, तो बैलेंसिंग करने के लिए हमें 3 मॉलिक्यूल ले लिए हैं। तो 3 RCl लिए थे हमने, 3 ROH लिए थे और हर ROH में OH हट के Cl आ गया। अब P के तीनों Cl हट गए तो P की 3 वैलेंसी में 3 OH आ गए। सिंपल लैंग्वेज कह रहे हैं समझने की, H3PO। बोल बेटा क्लियर है? अब बेटा अगला है अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कर। क्यों आपको याद है कि PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में शायद याद हो, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक कहलाते हैं एक्सियल बॉन्ड और एक कहलाते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। पहले इसे समझाता हूं फिर रिएक्शन समझाऊंगा। ये था PCl5 का स्ट्रक्चर जो 11th में आपको पढ़ाया गया था। PCl5 का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की हाइब्रिडाइजेशन कुछ sp3d होती है। फिलहाल इसके 2 बॉन्ड एक्सियल होते हैं। ये जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं ये ज्यादा लंबे, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड से, इनसे ये इक्वेटोरियल बॉन्ड से लंबे होते हैं। क्योंकि ये बॉन्ड लंबे हैं तो हीट करते ही जल्दी टूट जाते हैं। तो PCl5 के 2 बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं। बस इसी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? PCl5 के 2 बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं। और अब मैंने प्रोडक्ट आपको दिखाने से पहले लिख दिया है, ये था ROH, यहां PCl3 आया, ये एक Cl, ये एक Cl। तो बेटा ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि PCl5 जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एग्जिस्ट करता है वो ऐसे लिख के दिखाया है, PCl3 बीच में, दोनों तरफ ClCl। ये एक HCl अलग हुआ, ये RCl अलग हुआ और ये POCl3। तो यहाँ 3 प्रोडक्ट बनते हैं, RCl, HCl एंड POCl3। तो जब अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करते हैं, ये शॉर्टकट है, मैकेनिज्म नहीं है, ये शॉर्टकट है याद करने के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और कई जगह अप्लाई होगा अभी आगे। तो जहां जहां OH ग्रुप लगा है, चाहे वो RCOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, ईथर है, इन सब में PCl5 की ऐसे ही रिएक्शन दिखाऊंगा मैं, और शॉर्टकट है तो आप बार बार करेंगे तो प्रैक्टिस में आएगा। बेटा ROH की रिएक्शन PCl5 से करेंगे, एक RCl बनेगा, दिस वन, एक POCl3 बनेगा, एक HCl बनेगा। तो ये हुआ PCl5 से रिएक्शन करना। कोई डाउट? तीसरा है बेटा, सर ये जो 2 बोलो, Cl आपने बताए थे ये एक्सियल पोजीशन वाले थे जो जल्दी टूटेंगे। कॉमन सेंस है। PCl3 और PCl5 में जो मेन अंतर है वो 2 क्लोरीन का है और वो दोनों क्लोरीन एक्सियल वाले होते हैं, इसलिए PCl5 को हीट करते ही PCl3 इजीली बन जाता है, क्योंकि एक्सियल वाले क्लोरीन पहले हट जाते हैं। और PCl3 को फिर आगे जब करते हैं तो तीनों Cl एक जैसे हैं, तो इसलिए टाइम लगता है, यानी ज्यादा हीट करना पड़ता है, तीनों हटते हैं। अब बेटा अगली रिएक्शन है, ये है ROH प्लस SOCl2। बेटा SOCl2 का कॉमन नाम है थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 का कॉमन नाम है थायोनिल क्लोराइड, और थायोनिल ब्रोमाइड या आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करते हैं ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ ब्रोमीन एंड क्लोरीन। वो सल्फर के साथ जुड़ नहीं पाते इस लेवल की बॉन्डिंग में, SOCl2 वाली बॉन्डिंग में। एक्चुअली ना ये है SOCl2 के लेवल वाली बॉन्डिंग जो मैं कह रहा हूं। तो यहाँ एक सल्फर का बीच में अपना एक प्रॉपर शेप या साइज है, इससे क्लोरीन और ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो ये क्लोरीन और ऑक्सीजन तो जुड़ जाते हैं, बट इतना स्पेस नहीं है या साइज सल्फर का बड़ा नहीं है कि 2 ब्रोमीन
या 2 आयोडीन ऐसे जुड़े तो सिर्फ SOCl2 स्टेबल है, बाकी नहीं। ये है ROH और ये रहा बेटा SO2 और ये रहे 2 Cl, पहले की तरह हमने पहले की तरह मतलब PCl5 की तरह पढ़ रहे हैं बेटा। यहाँ ये सॉरी थोड़ा सा सही कर लूं, ये SO है, SO2 नहीं है। ये HCl निकला, ये SO2 निकला और ये RCl, बिल्कुल पिछले की तरह, जो ऊपर मिटाया भी नहीं है, ये बन गया। ये थायोनिल क्लोराइड से जब रिएक्शन की तो SO2, HCl और RCl बना, जस्ट ऊपर की तरह देखेंगे। लेकिन यहाँ ये जो SO2 बना ना, ये गैस है, ये HCl बना, ये गैस है। ये दोनों ऊपर की तरफ एरो लगा देते हैं, ये दोनों उड़ लिए। ये दोनों बेटा अगर उड़ गए हैं तो सेपरेट करने का टेंशन ही नहीं रहा, सेपरेट करने का झंझट ही नहीं रहा, दोनों उड़ गए। और अगर हम इसे सेपरेट नहीं कर रहे हैं, इट इज कॉमन सेंस, तो ये मेथड अभी तक जो पिछले 2-3 मेथड अल्कोहल के पढ़े हैं उनसे ज्यादा बेटर है। और बेटर है तो भाई साइंटिस्ट का नाम देखना पड़ेगा। समवॉट इस मेथड का नाम है डार्जन मेथड। ड्रेजन है वैसे, शायद DRA है, लेकिन मैं इसे डार्जन कहता हूं। है ड्रेजन लेकिन डार्जन कहते हैं। क्यों? याद रखना आसान है। अभी हमने डार्जन कहा है, थोड़ी देर में हम कहेंगे नहीं डी नहीं टी पढ़ो इसे, तो टार्जन लगेगा। टार्जन है, उड़ गया हवा में, पेड़ों में भाग गया उड़ के। फिलहाल इट इज नेम्ड एज ड्रेजन मेथड। वो फनी लैंग्वेज में करके हम याद रखने के लिए कि अच्छा ये पॉइंट एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए याद रखना और जरूरी है। उन्होंने दे रखा है एनसीईआरटी में कि अल्कोहल से रिएक्शन करने में PCl3, PCl5, SOCl2 में कौन बेहतर है। तो वहां दे रखा है कि SOCl2 सबसे बेहतर है, क्योंकि प्रोडक्ट बनने वाले गैसेस है और वो गैसेस उड़ जाती हैं। वहां उन्होंने ये भी दे रखा है SOBr2 और SOI2 अनस्टेबल है। एंड PCl3 अगर हमारे पास नहीं है तो हम रेड फॉस्फोरस के क्लोरीन से रिएक्शन करा दें, PCl3 बन जाएगा। तो अगर PCl3 नहीं है then red phosphorus should be reacted with chlorine, तो PCl3 बन जाता है। ऐसे ही अगर हम PBr3 बनाना चाहते हैं या PI3 बनाना चाहते हैं तो बन जाता है। PBr3 और PI3 बन जाता है, लेकिन वो इन सिच्यू मतलब हाथों हाथ बनाना पड़ेगा। तो रेड फॉस्फोरस की ब्रोमीन से करिए, PBr3 बन जाएगा। रेड फॉस्फोरस की आयोडीन से करिए, PI3 बन जाएगा। पूछिए बोलो बेटा, कोई डाउट? कोई बच्चा पूछना चाह रहा है कुछ ना? ये हुआ हमारा 5वां मेथड, दिस वन। ठीक है, तो एक बार जस्ट रिकैप कर देते हैं पांचों मेथड का। कौन कौन से मेथड हुए थे बेटा? एक हुआ था एल्कीन से, ठीक है, और ये एल्कीन वाला मेथड क्या था हमारा? ठीक है, एल्कीन से हुआ था बेटा। एल्कीन से हमने एक तरीके से ऐसे पढ़ा है, एडिशन करा दीजिए। ठीक है, किसका एडिशन कराना है? बोलो बेटा, किसका एडिशन कराना था? हेलोजन एसिड का। एल्कीन से जो मेथड पढ़ा उसमें एडिशन कहा है हमने। ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। अब ये दो तरह से हुआ था, एक मार्कोनी, एक एंटी मार्कोनी एंड सो ऑन। ठीक है, फिर हमने एल्काइन से एल्कीन से पढ़ा। एल्कीन के बाद एल्केन, अब मैं इसे नहीं बना रहा हूं, एल्केन का हमने हेलोजिनेशन पढ़ा। एल्केन के बाद हमने नेम रिएक्शंस पढ़ ली 2-3, या हेलोजन एक्सचेंज ने कहा था, हेलोजन एक्सचेंज पढ़ा। हेलोजन एक्सचेंज के बाद हमने कौन सा पढ़ा? बोरोडीन हेलोजन एक्सचेंज दो तरह का, फेंकल्स्टीन रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन, फिर बोरोडीन हंस डाइकर्स रिएक्शन, और अभी लास्ट फ्रॉम अल्कोहल्स पढ़ा है। तो इतने मेथड हमारे हो चुके हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ये हेलो एल्केन्स थे। अगली हेडिंग है हमारी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। एरीन्स मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब आएंगे, तो अब हमें अगला मेथड पढ़ना है हेलो एरीन्स। ठीक है, तो पहले हेलो एल्केन में अगर किसी को दिक्कत है प्रिपरेशन में पूछ ले, नहीं तो हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी। बोलिए।
SOBr2 कैसे अनस्टेबल है? फिर से बोलना बेटा, आवाज नहीं आई। सर SOBr2 कैसे अनस्टेबल है? बेटा SOBr2 और SOI2 साइज की वजह से अनस्टेबल है। यहाँ हम अगर ब्रोमीन की बात करें तो ये जो सल्फर है और ये जो सल्फर और ब्रोमीन की लिंकेज है, सल्फर का इतना बड़ा साइज नहीं है कि वो लोन पेयर ब्रोमीन के साथ दो दो बड़े एटम्स साथ में लगा ले। तो ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ वेरी लार्ज साइज ऑफ ब्रोमीन, SOBr2 अनस्टेबल है। जैसे आप और भी कई जगह देखेंगे, जब बहुत बल्की ग्रुप लग जाते हैं, बहुत हैवी ग्रुप लग जाते हैं, तो चीजें अनस्टेबल हो जाती हैं। वैसे ही बल्की ग्रुप क्योंकि ब्रोमीन का है, इसलिए SOBr2 अनस्टेबल है। और पूछो जल्दी से। बस नहीं पूछना। ठीक है, अब है हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स में ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 या 3 ही मेथड है, बहुत आसान है। ठीक है, हेलो एरीन्स का पहला मेथड है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ये रहा बेंजीन। बेटा इस बेंजीन की रिएक्शन हेलोजन से कर दें, बट पॉइंट टू नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहां हमें कोई कैटलिस्ट लेना पड़ेगा लाइक FeCl3, और ये रिएक्शन डार्क में होगी, सनलाइट में नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के समय यहां पे Cl आ जाएगा, एक HCl अलग होगा। बाई चांस तुमने यही वाली रिएक्शन सनलाइट में कर दी और कैटलिस्ट नहीं लिया, ये 11th में पढ़ाई जाती है लेकिन याद नहीं आती, लेकिन अब तुरंत याद आएगी, लिखते ही मैक्सिमम बच्चों को याद आ जाता है, मैक्सिमम को, क्योंकि ये वहां पढ़ा ही ऐसे गया है। बेटा ये लिखते ही याद आना चाहिए, नहीं याद आया अभी भी? ये जब हमने सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन ऐड की तो ऐड होके C6H6Cl6 बनता है। इसे हम गैमेक्सीन के नाम से भी जानते हैं, BHC के नाम से जानते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और ये एक इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है BHC, दैट इज गैमेक्सीन और BHC। मुझे उम्मीद से याद आएगा। इसे 666 के नाम से भी जानते हैं, लिंडेन और 666, तो इसके कई नाम हैं। और क्वेश्चन इसमें अच्छे बनते हैं कि BHC एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक, तो बच्चों को लगता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन वर्ड है, भैया ये नॉन एरोमेटिक है, इसमें कोई पाई बॉन्ड अंदर है ही नहीं। एक्चुअली पेरेंट का नाम बेंजीन है, 6 क्लोरीन जुड़े हैं हेक्साक्लोराइड। नाउ द पॉइंट इज दिस, ये आपको याद रखना है कि अगर सनलाइट आएगी तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है या एडिशन होता है हाई टेम्परेचर, और कैटलिस्ट आएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो दोनों में प्रोडक्ट उल्टे याद करने। तो आप इनिशियली अभी जब तक मैकेनिज्म वाला बैच नहीं हुआ है तब तक रेक्टिफिकेशन लगाइए कि सनलाइट की प्रेजेंस में गैमेक्सीन बनती है और डार्क में दैट इज क्लोरोबेंजीन बनती है, जैसे चाहे याद करें। ठीक है, और हमने तो जनरल वैसे मैकेनिज्म से कराएंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मेथड की। ठीक है, बाकी दिन की रोशनी में 666 आते हैं, याद रखिएगा। और ये जब कैटलिस्ट आएगा तो सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, कैटलिस्ट जब कभी कोई आएगा तो इसको सब्स्टिट्यूट करके बना देगा। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन थोड़ा ध्यान रखने लायक है। बोलो बेटा। सर जब सनलाइट से करवाएंगे तब भी FeCl3 लेंगे? नहीं, कहाँ लिखा है FeCl3? अगर FeCl3 ले लिया हमने बच्चे तो ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी एक क्लोरीन जाएगी एक H हटेगा। जब सनलाइट लेंगे तो फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल में तो चेन मैकेनिज्म होती है, एक के बाद एक अटैक, एक के बाद एक अटैक होते हैं। और बेंजीन जबकि एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल है, फिर भी पाई बॉन्ड टूट जाते हैं क्लोरीनेशन में और 3 Cl बन जाते हैं। लेकिन अगर तुम सोचो ये वाली रिएक्शन ब्रोमीन से हो जाए, संभव नहीं है। ये वाली रिएक्शन ब्रोमीन से भी संभव है, ये नहीं है। बेंजीन के पाई बॉन्ड को ऐड करना, पाई बॉन्ड पे ऐड करना इतना आसान नहीं होता। फॉर क्लोरीन हो सकता है, बाकी नहीं। बोलो बेटा, कोई दिक्कत है पहले इस रिएक्शन में? अभी इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो जिन बच्चों को थोड़ी बहुत भी दिक्कत है वो अलग हो जाएगी, दिक्कत हट जाएगी। बेटा ये है, मान लो टोलीन,
बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसकी रिएक्शन क्लोरीन एंड FeCl3 से कहें, अब डार्क में रहिए, क्लोरीन एंड FeCl3, तो ये बनेगा। क्यों ये बना? क्योंकि हमें करना तो सब्स्टिट्यूशन ही था, और अगर हमें करना सब्स्टिट्यूशन ही है तो हम बेंजाइलिक पोजीशन में सबसे पहले कराएंगे, ना कि और किसी पोजीशन में। वी स्टार्ट विद बेंजाइलिक पोजीशन। आपको बताया था ना, बेंजाइल एलाइल 3 to 1, तो बेंजाइल इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, ये वाली पोजीशन बेंजाइलिक होती है, याद आना चाहिए। बेंजीन का अगला कार्बन बेंजाइलिक पोजीशन होता है। यहां तक कि अगर आपने, ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चे गलत करते हैं, कि ये लिया है, इथाइल बेंजीन लिया है और क्लोरीन एंड FeCl3 लिया है, बेटा क्लोरीन एंड FeCl3 लिया है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। यानी यहां बीच वाले कार्बन या बेंजाइलिक कार्बन पे ही आएगा क्लोरीन। द क्लोरीन विल अप्रोच एट बेंजाइलिक कार्बन, क्योंकि उसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। चलो बच्चों, क्लियर है यहां तक? सर वो 2 डिग्री बेंजाइल है ना, इसलिए ना। 2 डिग्री तो मैंने वर्ड नहीं यूज किया, बेंजाइल वर्ड यूज किया। बेंजाइल इज मोर स्टेबल। यहाँ 2 डिग्री बेटा, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है बेंजाइल एलाइल 3 to 1, तो ये 2 डिग्री कहाँ और एलाइल कहाँ, और एलाइल के आगे बेंजाइल। तो यहाँ फिलहाल 2 डिग्री वर्ड से ज्यादा अच्छा वर्ड है कि ये पोजीशन बेंजीन से अगली वाली बेंजाइलिक होती है। तो बेंजाइल इज मच मोर स्टेबल देन एनी अदर पोजीशन, इसलिए यहाँ डाइट हुआ। बोलो, क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, चलिए इतनी रिएक्शन करिए। मैं शीट अभी बना के अभी वॉट एवर द बेस्ट पॉसिबल आपको इन सारे क्वेश्चंस की शीट भेजता हूँ, ठीक है? चलिए इतने को कल तैयार रखिएगा। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर पुराना वाला बैच कब से स्टार्ट होगा? पिछला जो कोर्स आपका निकल गया है, यस सर। अभी पीरियड के बाद मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर बताता हूँ, ठीक है बेटा? अभी अगला क्लास है, ठीक है? ओके।